दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और दोस्तों ये विषय है आज का, जो 2 दिन पहले हमने एक अफ्रीका के एक सैन्य शासन इब्राहिम ट्राओरे के भाषण पर आधारित एक वीडियो बनाया था। उस भाषण को पढ़कर मेरे पश्चिम अफ्रीका का एक देश, उस भाषण को पढ़कर हमें पश्चिमी अफ्रीका के एक देश बुर्किनो फासो देश है, उसके सैन्य राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे के बारे में जिज्ञासा बढ़ी। और हमने पाया कि इब्राहिम ट्राओरे अपने देश के साथ साथ अफ्रीका के दूसरे देशों को लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। वे अफ्रीका के शोषण के विरुद्ध पश्चिमी देशों का जो शोषण चल रहा है अफ्रीका में बड़े पैमाने पर, मतलब पहले तो उनको गुलाम बनाया था सबको, और सारे यूरोपियन देशों ने, अमेरिका के देश भी थे, अमेरिका भी था उसमें। और बाद में उनको जब आज़ाद हो गए तब भी उनको एक नव उपनिवेशवाद चला, जिसमें आईएमएफ से लोन, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक से लोन, और फिर कई मल्टीनेशनल कंपनियां वहां पर उनके विकास के लिए पहुंच गई। वो विकास एक्चुअली विकास नहीं कर रही थी, वो लूट कर रही थी। सारा धन, मतलब जो धरती में गड़ा हुआ धन है उनके पास, लोहा, कोबाल्ट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोना, हीरे, सारे के सारे वो खोद खोद करके ये मल्टीनेशनल कंपनियां निकाल रही थी। और बड़े बड़े लंबे लंबे एग्रीमेंट कर रही थी, 50-50 साल के एग्रीमेंट, और 90-99 साल की लीज। और बैंक से लोन उन देशों के नाम पर, आईएमएफ से लोन उन देशों के नाम पर, और लूट का सारा कारोबार ये जो फ्रांस और स्पेन और जर्मनी और इंग्लैंड और ये सारे देश। तो वहाँ पे उस इब्राहिम ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। बुक्कीना फासो जो देश है, उसकी सत्ता अपने हाथ में ली, और उसने जो है फ्रांस को और सबको उसने 3 देशों का एक संगठन बनाया। और उस संगठन के पहले सम्मेलन में उसने जो भाषण दिया, उसमें उन सारे नेताओं की, उन सारे देशों को नंगा करके रख दिया, और आईने के सामने खड़ा किया कि तुम्हारी औकात ये है, तुम असलियत ये है तुम्हारी। तो उसके ऊपर ही हमने थोड़ा और आगे बात की, तो पता लगा कि एशिया की भी हालत, साउथ एशिया की भी खासतौर से वैसी ही है जैसी अफ्रीका की है। यहाँ पे भी सारे देश पहले गुलाम थे। पहले गुलाम थे, फिर गुलामी तो खत्म हो गई, फिर वही आईएमएफ का लोन और वर्ल्ड बैंक का लोन और मल्टीनेशनल कंपनियां, और आपको ये बैंक और आपका वो बैंक और आपका वो कंपनी और वो स्पेशलाइज्ड माइनिंग कंपनियां और पता नहीं क्या क्या। तो वो सेम टू सेम हालत, और आज हमारे देश में भी वही स्थिति बनती जा रही है वापस से। बीच में थोड़ा अच्छा हुआ था, नेहरू और इंदिरा गांधी और इन लोगों ने उस समय मल्टीनेशनल्स बनाए और लोगों को जो है रोजगार दिए। मल्टीनेशनल्स का, सॉरी, नेशनल कंपनियां बनाई, पीएसयू बनाए, और लोगों को रोजगार दिए। लेकिन पिछले 33 सालों से लगभग जब से हमने उदारवाद और मल्टी एलजीपी गैसेस, एलपीजी योजना को हमारे
यहाँ लागू किया है, उदारवाद और निजीकरण और उसका सरलीकरण किया है सारी चीजों का। और और इस नाम से किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये मतलब है कि आप कोई नियम मत मानो, खूब जम के भ्रष्टाचार करो, टैक्स की चोरी करो और लूट के ले जाओ, और यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो मजदूर हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन सबको ठेका दिखा दो। बस ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब। तो वो हमारे यहाँ चल रहा है। आप देखिए कि आज के दिन सारे रेलवे स्टेशन लगभग एक पार्टी को दे दिए, अडानी को। और सारी बंदरगाह, सारे बंदरगाहों का कॉन्ट्रैक्ट जो है आज, और निजी तो खुद खुद चला ही रहे हैं, जहाँ पे ड्रग्स के धंधे हो रहे हैं। और दूसरे पोर्ट भी जो है अडानी जो है लीज पे और उस तरह से ले रहे हैं। और अब तो बम्बई में धारावी का विकास करने का ठेका भी जो है अडानी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये, और अडानी को जो नहीं देने की बात उसने कही थी ठाकरे ने, तो उसकी सरकार को गिरवा दी, और किसी भी तरह से गिरवा दी, चाहे वो अवैध धंधे करने, अवैध संविधान के विरुद्ध जाकर के गिरवा दी। तो वो का वही हाल हमारे यहाँ पे भी हो रहा है जो अफ्रीका में है। उन्होंने तो ये जो टोरा है, ट्राओरो, उसने जो है ये प्रयास किया कि वहाँ की जनता को जगाने का, उस शोषण के खिलाफ विद्रोह करने का एक विरोध की आवाज़ उसने खड़ी की है। और उसने पश्चिमी देशों द्वारा अफ्रीका के दोहन को रोकने का काम किया है। उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका के देशों का एक जो संगठन बना हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक, IMF और यूरोपियन देशों की गुलामी कर रहा था एक तरह से, और बस अपना मजे कर रहा था। बाकी अफ्रीका का जो है सारा धन दौलत लूट के वो ले जा रहे थे, रॉ मटेरियल ले जा रहे थे। मतलब कल उसने जो अपने भाषण में बताया कि कितना हमारे यहाँ कोबाल्ट होता है, और उससे आपकी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक के सारे आइटम चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, हवाई जहाज चलते हैं, मोटर बाइक चलती है, और भी कई लैपटॉप और ये सारे चलते हैं, वो कोबाल्ट की उससे चलते हैं। यूरेनियम ले जा रहे हैं, जिससे फ्रांस में तो रोशनी होती है, लेकिन हमारे यहाँ अंधेरा है, गलियों में अंधेरा है, सड़कों पर अंधेरा है, गाँव में अंधेरा है। तो उस अंधेरे को ये दूर नहीं करना चाहते। सड़कें और एयर का जो स्पेस है, वो सारा जो है केवल माइनिंग एरिया से लगा करके पोर्ट तक है, उसके अलावा रोड्स भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा ये संगठन जो है ये पूरा पश्चिम का गुलाम बना हुआ है। उसमें से हालांकि वो उन्होंने छोड़ा नहीं है उस आर्थिक समुदाय को, राजनीतिक आर्थिक समुदाय जो बना हुआ है इसमें भी टोरे संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन वो उसके खिलाफ खड़े हैं। और उन्होंने 3 देशों को इकट्ठा किया है अभी। एक तो उनका खुद बुर्किना फासो है, और नया संगठन खड़ा किया है जो एक दूसरे को सहयोग करेगा, विशेष तौर पर सुरक्षा आर्थिक मामलों में। 2023 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों ने मिलकर के एक AES बनाया, और इन तीनों ने देशों के से सैन्य, ये तीनों सैन्य शासन है, हालांकि ये तीनों डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने देश के हित में काम कर रहे हैं। देश के आर्थिक राजनीतिक समुदाय की पश्चिमी अफ्रीका के जो वो बना हुआ है उसकी सदस्यता तो नहीं छोड़ी है, लेकिन उससे नाराज है, असंतुष्ट है। राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी शुरू की है।
इस AES का पहला सम्मेलन 6 जुलाई 2024 को हुआ था और उसी में उन्होंने ये भाषण दिया था। ये तीनों देश फ्रांस सहित सभी पश्चिमी देशों को लूट से असंतुष्ट हैं। इब्राहिम ट्रारे, असीमी गोइला माली और अब्दुर रहमान चियानी, ये नाइजर का है। ये नाइजर के सैन्य राष्ट्राध्यक्ष हैं। जैसा नेता पश्चिम हस्तक्षेप, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद और वैश्विक दक्षिण की उपेक्षा पर तीखे बयान दे रहे हैं। इन तीनों नेताओं ने के द्वारा स्थापित AES में सैन्य सहयोग और सामूहिक रक्षा समझौता भी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी एक पर हमला होने पर बाकी दो उसकी सुरक्षा करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों से मुकाबले के लिए संयुक्त ऑपरेशन की कोशिश होगी। पश्चिमी विरोधी मुद्रा AES नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे जब ECOWAS, फ्रांसीसी सेना या पश्चिमी NGO, IMF जैसी संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। कई पश्चिमी सैन्य मिशनों को निष्कासित किया गया है, जैसे फ्रांस की ऑपरेशन बुरखाने। इन्होंने साफ कहा है कि संप्रभुता की रक्षा करेंगे। विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता, पैन अफ्रीकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा का प्रसार करना और दीर्घकालिक रूप में आर्थिक एकीकरण का प्रयास किया जाएगा। इस सम्मेलन के बाद जनता का, खासकर युवाओं और ग्रामीण तबकों का सार्वजनिक समर्थन बढ़ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि ये तीनों देश सैन्य शासक हैं। ये इस संगठन में और देशों के मिलने में अवरोध पैदा करता है, लोकतांत्रिक कमी के रूप में देखते हैं। ECOWAS और IMF से टकराव के कारण विदेशी सहायता निवेश में कमी आएगी। अब तक कोई साझा संसद, मुद्रा या आर्थिक मंच अस्तित्व में नहीं आया है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो कोशिश ये कर रहे हैं तो जरूर ये दिक्कतें तो आएगी कि लोग निवेश नहीं करेंगे, विदेशी लोग निवेश नहीं करेंगे, तो उनको जो है अपने यहाँ पे कोऑपरेटिव्स बना करके पैसों का इकट्ठा करके और फिर बड़े काम करने पड़ेंगे। चाहे बड़े उद्योग धंधे नहीं लगे, छोटे छोटे लगें और उन रिफाइनरी, छोटी छोटी रिफाइनरीज लगे, चाहे छोटे छोटे स्मेल्टर्स लगे या टुकड़ों में स्मेल्टर्स लगे, तो भी वो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रगति करेंगे बनिस्बत के इन मल्टीनेशनल्स के। लेकिन उनकी स्पष्ट घोषणा है कि हम संप्रभुता युक्त स्वतंत्र देश हैं, जिनके पास अथाह प्राकृतिक संसाधन है, सोलर पावर से बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। उनका सवाल है कि अगर खनिज हमारे हैं तो हमारे यहाँ अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा क्यों नहीं है। अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों का अधिकार है। हमारे यूरेनियम से फ्रांस तो जगमगाए, लेकिन नाइजर अंधकार में रहे, ये नहीं चलेगा। उपनिवेश काल में हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया, हमारी जमीनें लूटी। स्वतंत्रता के बाद हमने सोचा था कि अब हम अपने संसाधनों के मालिक होने पर गर्व करेंगे। हुआ क्या? यूरोप लौट आया, इस बार बैंक बनकर, कॉरपोरेट बनकर, सलाहकार बनकर। IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमारे गले में कर्ज की जंजीर डाल दी। उन्होंने कहा ऋण देंगे, संरचना सुधारेंगे, पर साथ ही सब्सिडी हटाओ, शिक्षा पर निवेश घटाओ और अपने खनिज हमें टैक्स फ्री दो। पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में बेच दिया।
ये टोरे के भाषण के ऊपर ही सारा अ, बातचीत है। अ, खनिज अनुबंध ऐसे हुए कि अफ्रीका के पास सिर्फ गड्ढा रह गया, मुनाफा नहीं। ट्राओरे की चेतावनी, अब हम जग चुके हैं। चेतावनी, अब हम जग चुके हैं। बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रॉरे की नहीं, वह पूरे अफ्रीका की चेतावनी है। हम कच्चा माल नहीं देंगे, हम कच्चा माल नहीं रहेंगे। अगर हमला हुआ तो हम एक साथ जवाब देंगे। हम पैन अफ्रीकी पुनर्जागरण की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि जो ट्राओरे कह रहे हैं वे तो एक सच्चाई है, और हम एशिया में भी ये देख रहे हैं, और विशेष तौर पर साउथ एशिया में। देखें, पाकिस्तान ने 24वीं बार बेल आउट पैकेज लिया है। कितनी? 24वीं बार। मतलब 24 बार दिवाला निकल चुका है, एक तरह से कहा जाए तो। और 24वीं बार इन्होंने अभी दिवाला निकलते निकलते ये अगर IMF से लोन नहीं मिलता तो उनके पास जो है अपने दैनिक खर्च के लिए भी विदेशी मुद्रा नहीं होती। और भारत की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। IMF से अपना सब कुछ गिरवी रख चुका है। अमेरिका और दूसरे देश बस इसे हथियार बेच रहे हैं। अब चीन भी अमेरिका की राह पर चल पड़ा है। आप बलूचिस्तान की क्या हालत है? आज बलूचिस्तान की क्या हालत है? वहाँ नागरिक अपने आप को आज़ाद कराने के लिए तड़प रहा है। भारत को भी इन विदेशी देशों ने 200 साल तक निचोड़ा। आज़ादी के बाद थोड़ा संभला, उत्पादन के लिए कारखाने लगाए, सार्वजनिक क्षेत्रों को विकसित किया। लेकिन 1991 में भारत भी IMF के चंगुल में फंस गया। अफ्रीका में भी 1980 से IMF व वर्ल्ड बैंक ने आत्मनिर्भरता को खत्म किया और कर्ज के जाल में फंसाया। अधिकतर खनिज कच्चे माल की तरह निर्यात होते हैं, क्योंकि वहाँ स्मेल्टर और रिफाइनरियां नहीं लगी है। हमारे भारत से भी आयरन और सारा कच्चा माल ही जा रहा है चीन को। हमारे यहाँ पे भी जो रिफाइनरियां हैं या जो कारखाने लगे हैं स्मेल्टिंग करने के, वो जो है बहुत कम है। और आयरन और गोवा से और वहाँ से जो निकाल करके कर्नाटक से जहाज मतलब चाइना जा रहे हैं, और 2 नंबर में बहुत सारे जा रहे हैं जो टैक्स भी नहीं देते हैं। अफ्रीका में ट्राओरे AES जैसे क्षेत्रीय मोर्चों पर प्रतिरोध की आवाज बनकर सामने आए हैं। साउथ एशिया में अभी भी कोई दमदार वैकल्पिक आवाज नहीं उभरी है। भारत को छोड़ भी दें तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सभी जगह हालात खराब हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सबके सब सरेंडर की स्थिति में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र भी सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। आप आए तो 2015 से ही, लेकिन अभी तक एक आवरण पड़ा हुआ था। भारत के नागरिकों की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, वो नकाब अब उतर चुका है। माय फ्रेंड अब फ्रेंड नहीं रहे। माय फ्रेंड ट्रम्प अब फ्रेंड नहीं रहे। अडानी अंबानी जैसे लुटेरों को बचाने के लिए सेना के शौर्य से समझौता करना पड़ा, और नरेंद्र मोदी ने समझौता किया। अमेरिका ने सीज फायर करवाया। 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान से समझौता करना पड़ा। ये केवल भारत का बुर्किना फासो की बात नहीं है, भारत या बुर्किना फासो की बात नहीं है। यह उन सब देशों की साथ हो रहा है जो विकासशील कहलाते हैं, लेकिन विकसित देशों की फैक्ट्रियां चलाते हैं। अब वक्त है हम संसाधनों के सिर्फ मालिक
ही नहीं, हम उसको उपयोगकर्ता, निर्माता और लाभार्थी भी बने। ये बुर्किना फासो की जो बुर्क, बुर्क, बुर्किना फासो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसके भाषण पर हमारी प्रतिक्रिया है। और हम सोचते हैं कि एशिया में भी, मतलब खास तौर से साउथ एशिया में एक ऐसा नेता पैदा होना चाहिए जो इन मल्टीनेशनल्स को, इन पश्चिमी देशों को, अमेरिका को इनका आईना दिखा सके। अगर साउथ एशिया और अफ्रीका मिलकर के काम करेंगे तो दोनों जगह इन लुटेरों को भगाया जा सकता है। मैं इसी पॉइंट के पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हम चाहते हैं कि अफ्रीका और एशिया के का पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र, अफ्रीका और साउथ एशिया मिलकर के काम करें। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं किसी और वीडियो।